लोकल छोटे छोटे अब इन्फ्लुएंसर तैयार हो रहे हैं जिनको पता है कि जो ये नफ़रत की एक तरह का नफ़रत का कारोबार है और ये बहुत मुनाफे का है। तो उनके और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच एक लेन देन का मामला है, लेकिन इनके और आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के बीच, जैसा मैंने कहा, एक तरह का ट्रेड ऑफ है, लेन देन का मामला है। आप ये करें, उससे इस राजनीति को फ़ायदा होगा और उसके बदले आपको फ़ायदा होगा। सर जैसे मणिपुर में 2 राज्य अब बन गए हैं, एक मैतेई और एक कुकी। जी तो फिर मणिपुर कहाँ है? जी उसी तरह भारत कहाँ है? जी कुछ घटा सांप्रदायिक हिंसा के रूप में हमने देखा। प्रोफेसर पूर्वानंद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सर, कुछ दिनों पहले हमारी आपसे बातचीत हो रही थी जिसमें आपने कहा कि भारत में जो जनसंहार है वो धारावाहिक तौर पे घटित हो रहा है। क्या आपको लगता है हरियाणा में जो कुछ भी हुआ, नूंह, सोहना, गुड़गांव, उसी धारावाहिक का एक हिस्सा है? बिल्कुल धारावाहिक क्या, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, इस टेक्नोलॉजी में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो एक तो प्रचार का काम मीडिया ही कर रहा है, आपको अलग से उसमें खर्च नहीं करना है। वह काम मीडिया कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ लगातार प्रचार, उनको बदनाम करने का काम। दूसरा, इस तरह की यात्राओं में सामान्य लोग शामिल हो रहे हैं, तो अब आपको मोबिलाइज भी नहीं करना है भीड़ को। हथियार वगैरह लोकल छोटे छोटे अब इन्फ्लुएंसर तैयार हो रहे हैं जिनको पता है कि जो ये नफ़रत एक तरह का नफ़रत का कारोबार है और ये बहुत मुनाफे का है। तो उनके और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच एक लेन देन का मामला है, यानी वे इस तरह की हिंसा भड़काएंगे, फिर उनका प्रमोशन होगा। अब जैसे परसों तक मोनू मानेसर का नाम कौन जानता था? जी आज मोनू मानेसर हिंदुओं का एक राष्ट्रीय नेता है। जी ये हिंदुओं के लिए सोचने की बात होनी चाहिए कि मोनू मानेसर, मनीष कश्यप और क्या नाम है, बजरंगी, बचूंगी। इस तरह के लोग अब हिंदुओं के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। मतलब जो नफरत के पैरोकार हैं उनको पोस्टर बॉय बनाया हाँ, जाए। लेकिन ये हैं कौन? ये बहुत ही तुच्छ किस्म के लोग हैं, लेकिन इनके और आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के बीच, जैसा मैंने कहा, एक तरह का ट्रेड ऑफ है, लेन देन का मामला है। आप ये करें, उससे इस राजनीति को फ़ायदा होगा और उसके बदले आपको फ़ायदा होगा। सर, हज़ारों लोग अलग अलग हिस्से से जो मुसलमान हैं वो माइग्रेट कर गए। हमने देखा स्लम बस्तियों में, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, स्लम बस्तियां खाली हो गई थी। जहां 8,000 9,000 मजदूर मुसलमान थे, वहां पर कोई बचा नहीं, 5-10% लोग भी नहीं बचे। तो इस तरीके से जो देश का जो स्ट्रक्चर है, जो देश का आइडिया है, वो कहाँ लाई करता है? एग्जैक्टली अगर आप हर हिंसा के बाद देखेंगे, हर हिंसा के बाद विस्थापन होता है। जी विस्थापन के बाद पूरा भूगोल बदल जाता है इलाके का। तो ये देश है क्या ये देश अलग अलग टापुओं का में बसे हुए लोगों का देश होगा? हम तो आसपास रहने वाले लोग हैं ना। लेकिन हिंदू मुसलमान से डरने लगे, मुसलमान हिंदू से डरने लगे, तो फिर ये देश क्या बचा? जी लेकिन कोशिश यही है कि हिंसा की जाए, क्योंकि हिंसा के बाद संदेह पैदा होगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, पड़ोसी नहीं बचा पाते हैं। जी कई बार पड़ोसी खुद शामिल हो जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ लौट के कैसे जाऊँ? जी इसका मतलब है अलग अलग अब एनक्लेव्स तैयार हो रहे हैं जी और ये देश के लिए, यानी हिंदुस्तान गायब हो रहा है। जी जैसे मणिपुर में 2 राज्य अब बन गए जी। हैं, एक मैतेई और एक कुकी। जी तो फिर मणिपुर कहाँ है? जी उसी तरह भारत कहाँ है? जी। सर, बादशाहपुर की एक घटना है। एक बुजुर्ग मुसलमान की दुकान में आग लगा दी गई। हम जब पहले दिन गए थे तब आग लगाई गई थी। दूसरे दिन जब हम गए तो राख में आग लगाई गई थी। मतलब आप नफरत की इंतहा देखिए। समाज विज्ञान के नाते इतना नफरत कैसे ठूस पाते हैं आप आम लोगों ये में? सिर्फ नफरत नहीं है। अब जिस स्तर पर हम पहुंच गए हैं, वह है नफरत में मज़ा लेना, हिंसा का मज़ा लेना। आज से 10 वर्ष पहले यह चीज़ नहीं थी ना। आपने हिंसा की, हो सकता है आपको गुस्सा हो सकता है आप में एक प्रतिक्रिया हो गई हो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो झूठ है और मैं मज़ा ले रहा हूँ इसका। इसकी जब आदत लोगों को डाल दी जाती है, ये एक ऐसा नशा है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा। जब इस तरह की चीज़ों की गति बढ़ी है बीते कुछ सालों में, एक मोटे तौर पर तो ये लगता है, चलिए इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए एक पार्टी ये करवा रही है, लेकिन क्या केवल इलेक्टोरल बेनिफिट उनके बिल्कुल नज़र में नहीं। है? यह है रोज़ाना का बहुसंख्यकवाद, रोज़ाना का रेडिकलाइजेशन। इसका फ़ायदा चुनाव में होगा, लेकिन ये 24 घंटे हर दिन 365 दिन करना है।
चुनाव बीच में आएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम इसको हमेशा ये देख के करते हैं अब चूंकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए किया जा रहा है। नहीं, ये इसलिए किया जा रहा है कि पूरे हिंदू समाज को रेडिकलाइज कर दिया जाए और उसके लिए रोज काम करना ऑब्जेक्टिव पड़ेगा। क्या है सर इसके पीछे? आप जब हिंदू समाज को रेडिकलाइज करेंगे तो वो एक प्रकार से आरएसएस के कब्जे में आएगा, है ना। और आप भारत को तथाकथित हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आरएसएस के कब्जे का राष्ट्र होगा और सारे हिंदू एक प्रकार से हिप्नोटाइज होकर, क्योंकि रेडिकलाइजेशन एक प्रकार का हिप्नोटाइज होना ही है, हिप्नोटाइज होकर आपके सिपाहियों में बदल जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये बिना पैसे की सेना होगी। तो सर इस स्थिति में जो सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं या एकेडमिशियन हैं, इनकी क्या भूमिका हो जाती है? इनकी भूमिका है डी रेडिकलाइजेशन की, इनकी भूमिका है हिंदुओं को बताने की कि वे उनके साथ क्या किया जा रहा है और क्यों इस सरकार का जाना ज़रूरी है। जब तक ये सरकार रहेगी हिंसा के विचारधारा को प्रश्रय बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी हिंसा को प्रश्रय मिलता रहेगा और हिंसा इसी तरीके से फलती फूलती रहेगी। डी रेडिकलाइजेशन ये हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। प्रोफेसर पूर्वानंद हमसे बातचीत कर रहे हैं।